Hello everyone. Once again I welcome you all to our platform that is IS Point and this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपीएससी रिलेटेड करंट अफेयर्स को एनालाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बेसिकली आपको अप्रोच सिखाते हैं कि कैसे आपको हर क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज करते हुए करेक्ट आंसर तक पहुँचना है। एंड अगर आप किसी भी स्टेट लेवल के पीसीएस एग्ज़ाम की या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी सीरीज़ बहुत दिनों से चल रही है, तो आप सेट नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि कैसे किस तरह से आपको क्वेश्चंस की अप्रोच रखनी है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 मई के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। लेट्स सी कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस कौन से हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Consider the following statements regarding the greater and the lesser flamingos found in Indian wetland. Greater flamingo और lesser flamingo के बारे में 3 statements हैं। We have to check कि कौन सा statement सही है। The first statement says both species are categorized as critically endangered on the IUCN Red List. क्या ये दोनों species IUCN की रेड लिस्ट में critically endangered की कैटेगरी में आते हैं? तो नो, ना ही ग्रेटर फ्लैमिंगो ना ही लेसर फ्लैमिंगो, दोनों में से कोई सी भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में नहीं है। आपके जो ग्रेटर फ्लैमिंगोज हैं दे आर कंसीडर्ड एज लीस्ट कंसर्न, ओके, लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में डाला गया है इनको आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। एंड लेसर फ्लैमिंगो की कैटेगरी है नियर थ्रेटेंड, ओके। तो यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड कोई भी नहीं है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। The second statement says they are filter feeders that rely on the brine shrimp and blue-green algae that are found in the saline lakes. क्या ये सही है? तो yes, ये specialized filter feeders होते हैं and that's why they rely on brine shrimp and blue-green algae that are found in saline lakes. तो ये सही है। The third one is the Run of Kutch is the only known breeding ground for greater flamingos in India. Run of Kutch जो है क्या ये इकलौता ब्रीडिंग कॉलोनी है for greater flamingos in India for their breeding purpose. तो yes, ये बिल्कुल सही है, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट आपका गलत था बिकॉज neither of them are critically endangered. बाकी दोनों स्टेटमेंट सही थे। The correct answer here is B option 2 and 3 only, okay. Now here we will be discussing some keywords that we have seen in this question. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्लैमिंगोज। तो इनका पिंक कलर होता है फ्रॉम द कैरोटिनॉइड पिगमेंट इन देयर डाइट एंड यहाँ पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर 6 स्पेशीज़ मौजूद हैं फ्लैमिंगोज की। ऑफन ये 1 लाख पर स्टैंड करते हैं टू कंजर्व द बॉडी हीट, राइट। एंड हमने आईयूसीएन रेड लिस्ट में इनकी क्या कैटेगरी है इसके बारे में ऑलरेडी देख लिया है। फिल्टर फीडिंग का मतलब क्या होता है? फिल्टर फीडिंग का एक फीडिंग स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आप सस्पेंडेड मैटर को स्ट्रेन करते हैं फ्रॉम वाटर। एंड यहाँ पर जो आपके बलीन वेल्स हैं दीज आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द फिल्टर फीडर, क्योंकि ये फिल्टर फीडर्स के तौर पर काम करते हैं यूजिंग द बलीन प्लेट, ओके। एंड फ्लैमिंगोज यहाँ पर स्पेशलाइज्ड बीक्स होती हैं इनके पास टू फिल्टर द टाइनी ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वाटर एज वेल, ओके। देन हमने बात करी रन ऑफ कच्छ की। तो रन ऑफ कच्छ लार्ज सॉल्ट मार्श है जो कि गुजरात स्टेट में लोकेटेड है। इट इज़ वेरी फेमस फॉर सीजनल सॉल्ट फ्लैट्स एंड वाइब्रेंट कल्चरल फेस्टिवल एंड ये एरिया सपोर्ट करता है एक यूनिक इकोसिस्टम को विद द माइग्रेटरी बर्ड्स, ओके। सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन 2 and 3 ओनली। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर पेयर दिया हुआ है एंड वी हैव टू चेक कौन सा पेयर सही है। द फर्स्ट वन इज बंगाल टाइगर। इज़ इट प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो येस, ये बिल्कुल सही है। जो भी हाई प्रायोरिटी इंडेंजर्ड स्पेशीज़ होते हैं उनको शेड्यूल 1 में रखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल बंगाल टाइगर, ओके। द सेकेंड वन इज़ चाइनीज़ पैंगोलिन। इज़ इट ऑल्सो लाई इन शेड्यूल 1। तो ये भी सही है बिकॉज चाइनीज़ पैंगोलिन भी आपकी हाईली प्रायोरिटी की इंडेंजर्ड स्पेशीज़ हैं, ओके। तो इनको इसलिए हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। एंड द थर्ड वन इज़ इंडियन हेयर शेड्यूल 4। नो, क्योंकि इंडियन हेयर जो हैं वो आपके शेड्यूल 2 में आते हैं, नॉट इन शेड्यूल 4, ओके। तो थर्ड वाला आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड वर परफेक्टली फाइन। द करेक्ट आंसर हियर इज़ ए ऑप्शन, दैट इज़ 1 and 2 ओनली, ओके। Now here we talked about वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इस एक्ट का पर्पज़ है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम इलीगल हंटिंग एंड ट्रेड इन इंडिया। शेड्यूल 1 के लिस्ट में जो भी स्पेशीज़ आते हैं उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलती है अंडर दिस एक्ट। एंड ये जो एक्ट है बहुत बार इसको अमेंड किया गया है जिसमें कि नई स्पेशीज़ और पेनल्टीज़ इंक्रीज़ की गई हैं, नई स्पेशीज़ को ऐड किया गया था, ठीक है।
टॉकिंग अबाउट हेयर बंगाल टाइगर, ये नेशनल एनिमल है इंडिया का। प्राइमरली आपको ये मिलेंगे सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट में। एंड बंगाल टाइगर्स जाने जाते हैं अपने डिस्टिंक्टिव ऑरेंज कोट और ब्लैक स्ट्रिप्स के लिए। ओके, चाइनीज़ पैंगोलिन की बात करेंगे तो दीज आर द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ड्यू टू पोचिंग एंड हैबिटाट लॉस। एंड ये इकलौते मैमल्स हैं विच आर होली कवर्ड इन स्केल्स एंड इनके पास लॉन्ग स्टिकी टंग होती है टू कैच द एंट्स एंड टर्माइट्स। ओके, टॉकिंग अबाउट इंडियन हेयर ज़्यादातर आपको साउथ एशिया में मिलेंगे। ये हर्बीवोर्स होते हैं, प्राइमरली ये ग्रासेस और लीव्स पर फीड करते हैं एंड इनके बहुत बड़े बड़े कान होते हैं कंपेयर टू अदर हेयर्स। ओके, सो यहाँ पर थर्ड वाला आपका गलत था बिकॉज इट लाइज इन शेड्यूल 2 नॉट इन शेड्यूल 4। ओके, बाकी दोनों सही थे। Moving to third question, consider the following rivers. Which of the above rivers converge to form the Brahmaputra near the Dibru-Saikhowa landscape? आपको बताना है इनमें कौन सी रिवर्स हैं इनमें से जो कन्वर्ज करके फॉर्म करती हैं ब्रह्मपुत्रा को नियर द दिब्रू-साइखोवा लैंडस्केप। द फर्स्ट वन इज सियांग, सेकेंड इज दिबांग, थर्ड इज लोहित एंड फोर्थ इज सुबानसिरी। ब्रह्मपुत्रा फॉर्म होती है आपकी बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सियांग रिवर, दिबांग रिवर एंड द लोहित रिवर्स इन द प्लेन्स ऑफ असम जस्ट अपस्ट्रीम ऑफ दिब्रू-सैखोवा। ठीक है, सियांग जो है वो तिब्बत से फ्लो करती है एज द सैंगपो रिवर। तो यहाँ पर 3 सही थे, फोर्थ वाला आपका नहीं सही था, सुबनसिरी इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ओके, इन तीनों के कन्फ्लुएंस से ये जब कन्वर्ज करते हैं तब आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर फॉर्म होती है। ओके, नाउ हियर टॉकिंग अबाउट द ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट होती है तिब्बत में फ्रॉम द अंगसी ग्लेशियर एंड ये वन ऑफ द मेजर रिवर्स है साउथ एशिया की जो बाद में जाके चाइना और बांग्लादेश में भी फ्लो करती है। ब्रह्मपुत्रा जानी जाती है अपने पावरफुल फ्लड्स के लिए इन द स्टेट ऑफ असम। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट सियांग रिवर जिसको हम सैंगपो भी कहते हैं। सियांग रिवर आपकी यारलुंग सैंगपो के नाम से जानी जाती है तिब्बत रीजन में एंड ये सैंगपो फॉर्म करता है दुनिया का डीपेस्ट गॉर्ज बिफोर बिकमिंग द सियांग। ओके, बाद में जाके दूसरी रिवर्स के साथ ये मर्ज करती हैं टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्रा रिवर। एट लास्ट वी टॉक्ड अबाउट दिब्रू-साइखोवा। तो दिब्रू-साइखोवा नेशनल पार्क भी है असम स्टेट में। ये अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है इंक्लूडिंग द वाइल्ड हॉर्सेस। ये पार्क लोकेटेड है नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रह्मपुत्रा ट्रिब्यूटरी। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर। तो कॉन्फ्लुएंस एक मीटिंग पॉइंट होता है 2 या 2 से ज़्यादा रिवर्स का। कॉन्फ्लुएंस जहाँ कहीं भी होगा वहाँ पर रिच इकोसिस्टम होता है ड्यू टू फर्टाइल सॉइल और ब्रह्मपुत्रा फॉर्म होती है बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दीज 3 रिवर्स इन द स्टेट ऑफ असम। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। सुबनसिरी इज नथिंग टू डू विद द convergence to form the Brahmaputra river. Okay, coming to fourth question, consider the following technologies or methods that are used in modern wildlife monitoring. How many of the above are used by the forest guards for digital patrolling and ecological monitoring in Indian tiger reserves? आइए देखते हैं इनमें से कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स यूज़ करते हैं डिजिटल पेट्रोलिंग के पर्पज से। द फर्स्ट वन इज लिडार मीन्स लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। प्राइमरली इसको यूज़ किया जाता है टू मैप द फॉरेस्ट कैनोपी एंड हैबिटाट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम पेट्रोलिंग के पर्पज से नहीं यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज रैदर टू मैप द फॉरेस्ट कैनोपी। ओके, तो फर्स्ट वाला आपका वैसे ही गलत हो गया बिकॉज इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ पेट्रोलिंग मैथड। सेकेंड इज एनवायरमेंटल DNA। एनवायरमेंटल DNA डिटेक्ट करता है स्पेशीज़ की प्रेजेंस को बट इट इज़ नॉट यूज बाय द फॉरेस्ट गार्ड्स फॉर पेट्रोलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपका गलत हो जाएगा। द थर्ड वन इज़ रेडियो टेलीमेट्री। इसकी हेल्प से आप इंडिविजुअल एनिमल के मूवमेंट्स को ट्रैक करते हैं थ्रू कॉलर्स बट ये रिसर्चर्स इंप्लीमेंट करते हैं ना कि आपके फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। एंड द लास्ट वन इज़ M-Strips मोबाइल एप्लीकेशन। ये एक ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको येस इंडियन फॉरेस्ट गार्ड्स यूज़ करते हैं टू रिकॉर्ड द पेट्रोल रूट्स एंड साइटिंग्स इन रियल टाइम। तो सिर्फ फोर्थ वाला आपका सही हो जाएगा। सिर्फ M-Strips यूज़ किए जाते हैं हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स की तरफ से फॉर डिजिटल पेट्रोलिंग एंड इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग। बाकी तीनों गलत थे। क्यों गलत हुए? आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि लिडार आपका एक तरीका फॉरेस्ट कैनोपी मैपिंग का टेक्निक है ना कि पेट्रोलिंग का। eDNA ऑल्दो हेल्प करते हैं स्पेशीज़ के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए बट इसको जो है फॉरेस्ट गार्ड्स नहीं यूज़ करते हैं फॉर पेट्रोलिंग। ठीक है, रेडियो टेलीमेट्री आपके रिसर्चर्स ऑपरेट करते हैं ना कि फॉरेस्ट गार्ड। तो 3 जो है यहाँ पर गलत था, सिर्फ और सिर्फ M-Strips जो है ये सही था। ओके, तो हाउ मेनी आप पूछ रहा है तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ओनली 1। ओके, नो यहाँ पर अगर हम लिडार की बात करें
फुल फॉर्म लिखा है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसके लिडार में हम लेज़र पल्सेस का यूज़ करते हैं टू मेज़र द डिस्टेंसेस टू द अर्थ सरफेस। लिडार का वाइडली यूज़ होता है ऑटोनॉमस व्हीकल नेविगेशन में। ओके, ईडीएनए की बात करेंगे तो इसकी हेल्प से आप डिटेक्ट कर सकते हैं एक्वेटिक स्पेशीज़ को विदाउट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ईडीएनए एनालिसिस आपको हेल्प करता है बायोडाइवर्सिटी को मॉनिटर करने में इन द इकोसिस्टम। रेडियो टेलीमेट्री में आप एनिमल्स को ट्रैक करते हैं वाया द रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम द कॉलर्स, एंड ये हेल्प करता है आपको एनिमल मूवमेंट की स्टडी को चेक करने में एंड उनके बिहेवियर को समझने में। रेडियो टेलीमेट्री को पहली बार यूज़ किया गया था वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ में 1960s में। ठीक है, देन हम बात करेंगे एम स्ट्रिप्स एप्लीकेशन की। एम स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है? इट स्टैंड्स फॉर मॉनिटरिंग सिस्टम्स फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसको इंडियन फॉरेस्ट गार्ड्स यूज़ करते हैं फॉर टाइगर कंजर्वेशन, एंड ये हेल्प करता है पेट्रोल रूट्स को रिकॉर्ड करने में एंड वाइल्ड लाइफ साइटिंग्स में digitally. Okay, so the correct answer was A option, only one. Coming to fifth question regarding the Baiga tribe in central India, consider the following statements. यहाँ पे Baiga tribe के बारे में 3 statement है, we have to check कौन सा सही है। The first one is they are classified as particularly vulnerable tribal group, perfectly fine, क्योंकि इंडिया में प्रेजेंटली 75 PVTGs हैं और उसमें से वन ऑफ द ट्राइब है आपकी ये बैगा ट्राइब। ओके, एंड PVTGs में हम उन्हीं ट्राइब्स को इंक्लूड करते हैं जिनकी डिक्लाइन पॉपुलेशन होती जा रही है, यानी पॉपुलेशन कम हो रही है, लो लिटरेसी रेट होता है उनके अंदर, एंड प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का वो यूज़ करते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ परफेक्टली फाइन। द सेकेंड इज़ दे आर ट्रेडिशनली नोन फॉर प्रैक्टिसिंग बेवर विच इज़ काइंड ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन, मीन्स स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चरल टाइप। सो येस, क्योंकि ये ट्रेडिशनली बेवर को प्रैक्टिस करते हैं, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन, एंड इनका मानना है कि अर्थ को प्लो करना एक तरह का सिन है। ओके, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। द थर्ड वन इज दे पजेस डीप ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ हर्बल मेडिसिन एंड टैटूइंग, ये भी सही है क्योंकि इनके पास इस तरह की विद्या है। दे आर नोन फॉर इंट्रिकेट टैटूइंग पैटर्न्स विच आर इंटीग्रल टू दियर कल्चरल आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट सही थे बाइगा ट्राइब के बारे में। डी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। ओके, सो यहाँ पर किस वजह से ट्राइब न्यूज़ में आई थी? बिकॉज रिसेंटली छत्तीसगढ़ से यहाँ के कुछ बॉन्डेड लेबरर्स को रेस्क्यू किया गया था। ओके, तो बैगा ट्राइब आपको प्रीडोमिनेंटली मध्य प्रदेश में दिखाई देंगे, एंड PVTGs की बात करेंगे तो ये एक सब कैटेगरी है ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया विथ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ऑफिशियली 75 PVTGs रिकॉग्नाइज है इंडिया के अंदर। इनके पास लो लिटरेसी रेट्स होते हैं एंड मिनिमम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन में क्या होता है? आप किसी भी फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करते हैं फॉर एग्रीकल्चर, देन दूसरी तरफ मूव कर जाते हैं आफ्टर सॉइल एग्जॉस्शन। ठीक है, एंड बेवर एक तरह का शिफ्टिंग कल्टिवेशन मैथड है जिसको बैगा ट्राइब प्रैक्टिस करती है। ये एग्रीकल्चरल मैथड बहुत सारी ट्राइब्स यूज़ करती हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन्स में ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन 1, 2 and 3. Coming to sixth question, under the Bonded Labor System Abolition Act of 1976, which authority is primarily responsible for the identification, release and rehabilitation of bonded laborers at the district level? तो बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट के अंडर में आपको बताना है कि इसमें से कौन सी अथॉरिटी है जिसका काम है आइडेंटिफिकेशन, रिलीज एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये जो एक्ट है ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो एंश्योर करें द प्रोविजंस आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड और नॉट। ओके, एंड डीएम ऑल्सो चेयर करते हैं विजिलेंस कमिटी को एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विच इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिहैबिलिटेटिंग द बॉन्डेड लेबरर्स। ओके, सो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ये काम होता है कि उन्हें बॉन्डेड लेबरर्स को देखना होता है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट के इन इंडिया। इनका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, एंड पोजीशन ऑफ डीएम जो है ये इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले से चली आई है। ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में ये पोजीशन शुरू की गई थी। बॉन्डेड लेबर में क्या होता है? आपको फोर्स्ड वर्क करवाया जाता है टू रिपे अ डेट ऑफ एन अंडर द एक्सप्लॉयटिव कंडीशंस, एंड इट इज़ प्रोहिबिटेड अंडर द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट ऑफ 1976। बॉन्डेड लेबर को प्रेजेंट में मॉडर्न डे स्लेवरी के रूप में कंसिडर किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशंस। ओके, देन वी टॉक्ड अबाउट विजिलेंस कमिटी। विजिलेंस कमिटी का काम है लॉ कितने प्रॉपरली इन्फोर्स हो रहे हैं इस चीज़ को चेक करना, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स को। इसमें डिफरेंट मेंबर्स होते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, एनजीओज एंड द इफेक्टेड कम्युनिटीज़। ये जो कमिटीज़ हैं ये बेसिकली हेल्प करती हैं टू रिहैबिलिटेट द विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड द बॉन्डेड लेबर। ओके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे इंडिया में तो इट इज़ द प्राइमरी गवर्नेंस यूनिट बिलो द स्टेट लेवल इन इंडिया। ये कोऑर्डिनेट करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने का एट द लोकल लेवल। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर
is another common title for the district magistrate. Okay, so the correct answer is A option. Coming to 7th question, consider the following constitutional articles which of the above specifically prohibit trafficking in human beings and the forced labor. इसमें से कौन कौन से हमारे आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि वर्क करते हैं टू प्रोहिबिट द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स. सो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 बात करता है इसके बारे में. सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 2 and 3 ओनली. आर्टिकल नंबर 23 प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग को इन ह्यूमन बींग्स, बैगर मीन्स फोर्स्ड लेबर ये प्रोहिबिट करता है, ठीक है, एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर. आर्टिकल 24 आपका प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन को बिलो द एज ऑफ 14 इन एनी टाइप ऑफ फैक्ट्री, माइंस और हजार्डस ऑक्यूपेशन. ओके, आर्टिकल नंबर 21 क्या है? इट रेफर्स टू राइट ऑफ लाइफ. ओके, राइट ऑफ लाइफ की बात करता है. इसमें आर्टिकल नंबर 21 भी ए भी आता है जिसको हमने जोड़ा था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जो कि बात करता है राइट टू एजुकेशन की, कि 6 से 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन देना कंपलसरी है. एंड आर्टिकल नंबर 39 जो है वो DPSP है आपका, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये सपोर्ट करता है एक डिग्निफाइड लाइफ को, बट डू नॉट स्पेसिफिकली प्रोहिबिट द ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर. ओके, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही आर्टिकल्स हैं जो बात करते हैं अबाउट द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24. ओके, आर्टिकल नंबर 23 की हम यहाँ पर बात करेंगे. तो इसमें ह्यूमन बींग्स को ट्रैफिकिंग जो होती है उसको प्रोहिबिट किया गया है, साथ ही फोर्स लेबर को बैन किया गया इंडिया में. और इसमें कुछ प्रैक्टिसेस को भी प्रिवेंट किया गया, लाइक बैगरी विच इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स्ड अनपेड लेबर. एंड ये जो आर्टिकल है कि हमारा फंडामेंटल राइट है एंड इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसीज, राइट. आर्टिकल नंबर 24 प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन को बिलो 14 ईयर्स इन हजार्डस जॉब. स्पेसिफिकली ये बैन करते हैं बच्चों को काम करने के लिए इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड सिमिलर वर्क प्लेसेस. आर्टिकल नंबर 24 सपोर्ट करता है चाइल्ड वेलफेयर को एंड इसका पर्पज़ है एजुकेशन इंस्टेड ऑफ लेबर. ओके, देन हम बात करेंगे राइट टू लाइफ की, विच इज़ आर्टिकल नंबर 21. इसमें गारंटी हमें मिलती है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की टू एवरी सिटीजन. सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाद में जाके काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड किया था आर्टिकल नंबर 21 को टू इंक्लूड द राइट्स टू क्लीन इन्वायरमेंट एंड हेल्थ एज वेल. ओके, एंड ये आर्टिकल इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन और अनलॉफुल डेप्रिवेशन. ओके, देन आर्टिकल नंबर 39 इज़ आवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें ये स्टेट को डायरेक्शन दी गई है कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को सिक्योर करें रिसोर्सेज का अमंग द सिटीजन. एंड ये स्टेट को इंस्ट्रक्शन देता है टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड उनकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर टोटली नॉन जस्टिशिएबल बट गाइड लॉज फॉर सोशल जस्टिस इन इंडिया. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 2 and 3 ओनली. Coming to question number 8, why is the PM Janman scheme particularly relevant for groups like BAGA? PM Janman scheme की यहाँ पर बात हो रही है. You have to tell कि क्यों ये स्कीम particularly relevant है BAGA ट्राइब जैसे ग्रुप्स के लिए. So यहाँ पर PM जनमन एक गवर्नमेंट का फ्लैगशिप मिशन है टू रीच द लास्ट माइल ऑफ PVTG डेवलपमेंट, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है एंड एंश्योरिंग दैट दे हैव आधार, राशन कार्ड्स एंड द बैंक अकाउंट्स, जिससे कि जो इनकी वल्नरेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो सके. ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट एम्स टू प्रोवाइड 11 बेसिक एमिनिटीज़ लाइक हाउसिंग एंड वाटर स्पेसिफिकली टू PVTGs. तो यस, दिस इज़ परफेक्टली फाइन. इसके अंडर में 11 बेसिक एमिनिटीज़ दी जाती हैं हमारे PVTG ग्रुप्स को. The second one is it focuses on saturating PVTG households with identity documents to prevent exploitation. तो yes, इनको आधार, राशन कार्ड और बैंक अकाउंट वगैरह दिए जाते हैं ताकि उनका exploitation ना होने पाए. ओके, The third one is it provides legal aid specifically for cases related to bonded labor. No, क्योंकि PM जनमन का स्पेशल फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सैचुरेशन के ऊपर. इट डज नॉट फोकसेज ऑन लीगल एड फॉर बॉन्डेड लेबर. ओके, तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट गलत है. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. योर आंसर इज बी ऑप्शन 1 and 2 ओनली. ओके, PM जनमन की बात करेंगे तो ये एक इंडियन गवर्नमेंट मिशन है जिसका टारगेट क्या है, PVTGs का डेवलपमेंट. ये मिशन इंश्योर करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें प्रोवाइड हो सके, सोशल बेनिफिट्स उन्हें दिए जाएं टू रिड्यूस द मिडिल मैन एक्सप्लॉयटेशन. एंड इसमें आधार, राशन कार्ड और बैंक अकाउंट्स दिए जाते हैं उनके इंक्लूजन के लिए. ठीक है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एक तरह की सब कैटेगरी है आपकी शेड्यूल ट्राइब्स में विथ डिस्टिंक्ट कल्चरल लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस. इंडिया ने क्लासीफाई किया है PVTGs को ताकि उनके ऊपर हम फोकस कर सकें उनके स्पेशल डेवलपमेंट के लिए फॉर देयर वेलफेयर. एंड यहाँ पर ये ज़्यादातर रिमोट फॉरेस्टेड एरियाज़ में आपको देखने को मिलेंगे विथ लिमिटेड एक्सेस टू सर्विसेज. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ बी ऑप्शन 1 and 2 ओनली. क्वेश्चन नंबर 9 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सोमनाथ टेम्पल. सोमनाथ टेम्पल के बारे में 3 स्टेटमेंट है. वी हैव टू चेक कि कौन सा सही है. इट इज़ ट्रेडिशनली कंसिडर्ड द फर्स्ट अमंग द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ इंडिया. तो ये सही है. द्वादशा ज्योतिर्लिंगा जो स्टोट्राम है
It places Somnath at the beginning of the 12 most sacred Shiva shrine. Okay. सेकेंड है द करेंट स्ट्रक्चर इज़ बिल्ट इन द मारू गुर्जारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. तो ये भी आपका सही है क्योंकि ऑल्दो ये नागर स्कूल में आता है बट स्पेसिफिकली फॉलोज द मारू गुर्जारा स्टाइल विच इज़ ऑल्सो नोन एज कैलाश महामेरू प्रसाद स्टाइल. ओके, तो ये सेकंड भी सही है. एंड द थर्ड वन इज द टेम्पल इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर हिरन कपिला एंड द सरस्वती. तो ये जो साइट है ये एक फेमस त्रिवेणी संगम है जहाँ पर ये तीनों जो रिवर्स हैं ये मीट होती हैं बिफोर फ्लोइंग इनटू द अरेबियन सी एट द प्रभास पतन. ओके, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही थे सोमनाथ टेम्पल के बारे में. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3. सोमनाथ टेम्पल जो है ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास श्राइन में से है विच आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. एंड ये टेम्पल बहुत बार डिस्ट्रॉय हुआ एंड बनाया गया थ्रू आउट द हिस्ट्री. ये लोकेटेड है गुजरात में, गुजरात के प्रभास पतान में. ठीक है, ज्योतिर्लिंगास क्या होते हैं? ये 12 सैक्रेड श्राइन्स हैं लॉर्ड शिवा के इंडिया में. एंड हर ज्योतिर्लिंगा रिप्रेजेंट करता है एक डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ शिवा. ओके, तो यहाँ पर ये जो स्टाइल की बात करी हमने, मारू गुर्जारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये स्टाइल है हिंदू टेम्पल के आर्किटेक्चर का फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान. ऑल्सो इट इज़ नोन एज द सोलंकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. ये जो स्टाइल है इट इज़ नोटेड फॉर इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड डिटेल स्कल्पचरल वर्क. ओके, त्रिवेणी संगम हमारा 3 रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है. द मोस्ट फेमस त्रिवेणी संगम इज़ एट प्रयागराज जहाँ पर गंगा, यमुना और मिथिकल सरस्वती मीट करते हैं. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3. Now coming to last question, consider the following historical figure. Which of the above rulers are historically recorded to have attacked or ordered the destruction of the Somnath temple? इनमें से कौन से रूलर्स हैं जिनका कहीं ना कहीं नाम है for the destruction or attack of the Somnath temple? The first is महमूद of Ghazni 1026 CE में इनका नाम आया था. The first and the most infamous raid थी ये. सेकेंड है अलाउद्दीन खिलजी 1299 CE में इन्होंने अटैक किया था. हिज जनरल्स उलुग खान एंड नुसरत खान डिस्ट्रॉयड द टेम्पल ड्यूरिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात. द थर्ड वन इज़ औरंगजेब 1706 CE में इन्होंने अपना फाइनल मेजर डिस्ट्रक्शन कॉज किया था ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. ओके, फोर्थ है मोहम्मद गोरी. मोहम्मद गोरी का फोकस था प्राइमरीली ऑन द जैंजेटिक प्लेन्स एंड इन्होंने पर्सनली सोमनाथ टेम्पल को रेड नहीं किया था. तो 12th सेंचुरी के जो अटैक्स हैं दीज वर लार्जली एसोसिएटेड विद गजनवी सक्सेसर और लेटर खलजी रूलर्स. ओके, तो फोर्थ ऑप्शन सिर्फ आपका एलिमिनेट होगा, बाकी तीनों सही थे. द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 1, 2 एंड 3. नाउ यहाँ पर हम बात करेंगे महमूद ऑफ गजनी की. तो ही रूल्ड फ्रॉम 998 टू 1030 CE इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. ओके, इन्होंने 17 से ज़्यादा इन्वेजन्स किए थे इनटू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू प्लंडर वेल्थ एंड स्प्रेड इस्लाम. एंड इन्होंने इस्टेब्लिश किया था गजनवी एम्पायर को विद इट्स कैपिटल एट गजनी. ओके, अलाउद्दीन खलजी की बात करेंगे तो ही वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत. 1296 में इनका टाइम शुरू होता है, 1316 तक चलता है. इन्होंने मार्केट रिफॉर्म्स बहुत सारे इंट्रोड्यूस किए थे एंड प्राइस कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए इन हिज एम्पायर. इनकी जो आर्मी थी वो उन्होंने एक्सपैंड किया था सल्तनत की टेरिटरी को सिग्निफिकेंटली इन द पेनिनसुलर इंडिया. औरंगजेब की बात करेंगे तो ही वॉज मुगल एम्परर जिन्होंने 1658 से लेकर 1707 CE तक रूल किया था. इन्होंने मुगल एम्पायर को एक्सपैंड किया था अपने ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट पर इन इंडिया. ये जाने चाहते हैं अपने कंजर्वेटिव इस्लामिक पॉलिसीज़ और टेम्पल डिस्ट्रक्शंस के लिए. ठीक है, मोहम्मद गोरी की बात करेंगे तो ही वॉज अ 12th सेंचुरी रूलर फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान जिन्होंने नींव रखी थी मुस्लिम रूल की इन इंडिया. इन्होंने सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन भी जीती थी कब 1192 CE में अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान. राइट, एंड मोहम्मद गोरी के जो जनरल थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने दिल्ली सल्तनत को फाउंड किया था आफ्टर हिज डेथ. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 1, 2 एंड 3. So friends, these were the most important 10 current affairs for today. I really hope you have liked the session. Please let me know in the comments कि आपको ये class कैसी लगी. In case you find it useful, तो please hit the like button. And now we will be meeting again tomorrow in the next class. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel.